नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ में खेलना। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं के साथ में खेलना पाठ कर रहे हैं, हल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली आज हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 बच्चों 3.1 पढ़ेंगे। तो चलिए आप सभी बच्चे किताब खोल करके बैठ जाइए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते जाएं बच्चों। तो हम 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। इसमें बच्चों 3 दूनी 6 3 तिका 9 क्वेश्चन है, हमें सभी गुणनखंड लिखना है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले का ए नंबर में 24 लिखा हुआ है बच्चों, हमें 24 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पास अपने को बताना है सभी गुणनखंड, मतलब इसके 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम 24 के गुणनखंड करते हैं। देखिए बच्चों, 24 जो है, हर चीज जो है, तो कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या जो होती है स्वयं का गुणनखंड होती है और एक का गुणनखंड होती है। स्वयं और एक का गुणनखंड होती है। तो चलिए हम आपसे यहाँ प्रश्न पूछते चलते हैं। यदि मान लीजिए हम आपसे कहें, क्या एक के पहाड़ में 24 आता है? तो बिल्कुल आता है बच्चों। ये देखिए 24 से कम 24 होता है। यदि 2 के पहाड़ में बात करें तो 2 12 दूनी 24 होता है। यदि 3 के पहाड़ में बात करें तो 3 अट्ठे 24 होता है बच्चों। यदि 4 के पहाड़ के बारे में बात करें तो 4 छंग 24 होता है। इसी प्रकार से हम जो है तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 4 छंग 24 हो गया। तो मतलब कहा जाए तो यहाँ पास देखिए एक के पहाड़ा में भी 24 होता है, 24 के पहाड़ में 24 होता है। यहाँ 2 के पहाड़ा में भी 24 होता है, 12 के पहाड़ा में 24 होता है, 3 के पहाड़ा में 24 होता है और 8 के पहाड़ा में भी 24 होता है। 8 त्रिक 24 होता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो 4 के भी पहाड़ में 24 होता है, 6 के पहाड़ में भी 24 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं सभी गुणनखंड। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, सभी गुणनखंड बच्चों क्या क्या आ गए, एक आ जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद हम 12 बता सकते हैं, अब 12 के बाद 24 बता सकते हैं बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। और चलिए बी नंबर प्रश्न में चलते हैं। 15 लिखा हुआ है। तो चलिए बताइए बच्चों, हमने आपको बताया ना कि एक के पहाड़ में सब आता है, तो 1 गुणे हम 15 कर सकते हैं बच्चों। 1 के बाद 3, 2 के पहाड़ में नहीं आता है 15, 3 के पहाड़ में आता है, 3 पचे 15 बच्चों। इसके बाद हम बता सकते हैं 15 कम 5 के पहाड़ में आएगा तो 5 इसी से आ जाएगा बच्चों हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड बच्चों आ जाएंगे हमारे पास। देखिए 1 आ गया, 1 के बाद 3 लिख दीजिए, 3 के बाद आप 5 लिख सकते हैं, 5 के बाद 15 लिख सकते हैं। इस तरह से हम सभी गुणनखंड बता सकते हैं बच्चों। सी नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। सी नंबर में बोला जा रहा है 21, ये लिखा हुआ है 21 बच्चों। तो 21 किसके किसके पहाड़ में आएगा बच्चों? तो सर्वप्रथम आप एक तो लिख ही दीजिए, 1 गुणे 21 करेंगे तो आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 के पहाड़ में होता है बच्चों 3 सत्ते 21, फिर 3 और 7 के बाद फिर नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ लिखिए सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड आ गए बच्चों हमारे पास। 1 आ जाएगा, फिर 3 है तो 3 आ जाएगा, फिर 7 लिख दीजिए, फिर 21 लिख दीजिए बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब सी के बाद डी नंबर देखेंगे आप। 27 लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए बताइए 27 किसके किसके पहाड़ में आता है? तो सर्वप्रथम हम 1 के पहाड़ में तो जानते ही जानते हैं बच्चों। 1 के बाद 3 के पहाड़ में आता है बच्चों, 3 गुणे 9 करेंगे तो 3 नाम 27 होता है। फिर 9 के पहाड़ में आता है तो 9 तो लिखा गया है 9 के बाद फिर 9 के बाद नहीं आता है बच्चों, इतना ही रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड क्या क्या आ गए बच्चों? 1 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 9 लिख दीजिए,
9 के बाद 27 लिख दीजिए। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। डी के बाद हम चलते हैं बच्चों ई नंबर में। तो 12 के बारे में पूछा है, तो चलिए बताइए 12 के बारे में। देखिए 1 गुणे 12 करेंगे, ठीक है ना, तो 12 आ जाएगा। फिर 2 गुणे 6 कर सकते हैं, तो 3, हाँ 2 छक्का 12। फिर 3 गुणे 4 कर दीजिए, 3 चौको 12। फिर 6 के पहाड़ में तो 6 तो आ चुका है हमारे पास। फिर 6 के बाद हम 12 में जाएंगे तो 12 भी लिख चुके हैं। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड में हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 3 लिख दिए। फिर 4 6 12 लिख दीजिए, 4 6 12। इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। डी के बाद एफ नंबर में चलते हैं बच्चों। तो एफ नंबर में लिखा हुआ है 20। तो 20 किसके किसके पहाड़ में आता है बच्चों? 1 के पहाड़ में आएगा, 2 के पहाड़ में 2 गुणे 10 कर देंगे, 3 के पहाड़ में नहीं आएगा, 4 के पहाड़ में आता है बच्चों 4 पंचे 20। फिर 5 के पहाड़ में तो 5 चौको 20 हम लिख ही चुके हैं। फिर 10 के पहाड़ में, फिर 20 के पहाड़ में लिख चुके हैं बच्चों। तो यहाँ लिखिए सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और फिर 20 हो गया बच्चों। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब के बाद हम जी में चलते हैं बच्चों। तो जी में लिखा हुआ है 18। तो 18 के बारे में बात करेंगे यदि, तो देखिए 1 गुणे 18 तो करेंगे ही करेंगे। फिर 2 के पहाड़ में भी और होता है 2 नाम 18। फिर इसके बाद बच्चों 3 छंग 18। फिर इसके बाद 3 छंग 18। फिर 9 के पहाड़ में होता है बच्चों 6 के पहाड़ में करेंगे तो 6 3 18 हम लिख चुके हैं। फिर इसके बाद 9 2 18 तो लिख चुके हैं, 18 1 कम 18। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 1 2 3 6 9, 9 के बाद 18 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। जी के बाद एच नंबर में चलते हैं। एच नंबर में लिखा हुआ 23। तो 23 किसके पहाड़ में आता है? तो ये केवल 23 एक कम 23 से होता है। तो यहाँ लिखेंगे सभी गुणनखंड है, और ये किसी के भी पहाड़ में नहीं आता बच्चों। वैसे भी यह भाज्य संख्या होती है, ठीक ना। सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड कहलाएंगे 1 और 23, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। एच के बाद हम आई नंबर में चलते हैं। तो आई नंबर देखेंगे बच्चों आप, आई नंबर में चलते हैं तो 36 लिखा हुआ बच्चों। तो 36 देखिए 1 गुणे 36 करेंगे, 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है। 3 से करेंगे बच्चों तो 3 एक कम 3 12 3 36 होता है। 4 से करेंगे बच्चों 4 9 36 होता है। फिर 6 6 6 36 होता है, 6 गुणे 6 6 6 6 36 होता है। फिर 7 नहीं होता, 8 8 भी नहीं होता है। 9 चौको 36 तो कर चुके हैं। तो 12 3 36, 18 दूनी 36, ये सभी हो गए बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड क्या क्या कहला जाएंगे बच्चों? 1 कहला जाएगा, 2 कहला जाएगा, 3 कहला जाएगा, 4 6 और बच्चों 4 6 के बाद 9 कहला जाएगा। 9 के बाद 12 18 36 है, 12 18 36 है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न बोलता है बच्चों निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हमें 5 5 गुणज बताना है बच्चों। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ए नंबर में 5 लिखा हुआ है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पास 5 के प्रथम 5 गुणज बच्चों, प्रथम 5 गुणज। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 चौको 20, पचम 25 बच्चों। इस तरह से हमने 5 गुणज बता दिया, ठीक है ना। अब ए के बाद बी नंबर में 8 के गुणज पूछ रहा, तो 8 के प्रथम 5 गुणज। तो 8 की गुणज कहला जाएंगे बच्चों 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 बच्चों। सी नंबर में हमसे 9 के प्रथम 5 गुणज पूछा है, तो 9 के प्रथम
5 गुणज बच्चों। तो देखिए 9 का 9, 9 दून 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पना 45 बच्चों। इस तरह से हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। हमें स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है, इसमें मतलब जोड़ी बनाना है बच्चों। तो चलिए हम जोड़ी बना करके दिखाते हैं आपको। तो देखेंगे बच्चों, हमको इस तरह से ऐसा लिखा हुआ है, पहले का 35 लिखा हुआ है। तो पहले के 35 में बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, ये स्तंभ 1 है, स्तंभ 1 है, और हमें मिलान करना है स्तंभ 2 से बच्चों। तो ये लिखा हुआ है स्तंभ 2 लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान से समझना है और आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। किताब खोले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो देखेंगे 35, तो 35 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ए नंबर में लिखा 8 का गुणज, बी नंबर में लिखा 7 का गुणज है। तो 35 जो होता है बच्चों वो 7 का गुणज होता है। क्या होता है? 7 का गुणज होता है बच्चों। तो देखेंगे हम 35 के बारे में बोला गया तो 7 का गुणज है, तो मतलब इसका बी नंबर सही रहेगा। ये जोड़ी हमने मिला दिया, तो हम यहाँ पास कर देते हैं 7 का गुणज, 7 का गुणज बच्चों। बी के बाद अब इसके बाद बोला गया है 15। क्या लिखा है बच्चों? 15। तो 15 में आप देखिए डी नंबर 30 का गुणनखंड, डी नंबर बच्चों लिखा हुआ है 30 का गुणनखंड। 15 जो है 30 का क्या है? गुणनखंड है। ए वाली जोड़ी सही रहेगी। फिर तीसरे नंबर में 16 लिखा हुआ है, तो तीसरा का आप ए नंबर मैचिंग करवाइए बच्चों। 8 का गुणज रहेगा, 8 का गुणज। इस तरह से आप जोड़ी मिला लेंगे बच्चों। फिर 20 में लिखा हुआ बच्चों, तो 20 जो रहेगा तो आप चेक कीजिए, इसमें से सही रहेगा बच्चों यप। देखिए बच्चों यप नंबर 20 का गुणनखंड, यप नंबर 20 का गुणनखंड मानेंगे इसको, क्योंकि स्वयं का गुणनखंड तो हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से 20 का गुणनखंड रहेगा। यप के बाद अब देखिए बी नंबर में भी 20 लिखा हुआ है, तो बी नंबर जो रहेगा ये 20 लिखा हुआ है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ 20 नहीं 25 लिखा हुआ है, यहाँ 25 लिखा हुआ है। तो 25 जो रहेगा वो 50 का गुणनखंड रहेगा। और जो ई नंबर सही रहेगा तो यहाँ लिख दीजिए 50 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड बच्चों। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है बच्चों। अब हम इसमें आपको थोड़ा अगली प्रश्नावली के बारे में कुछ पढ़ाई देते हैं। देखिए बच्चों अभाज्य और भाज्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं आगे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, और भाज्य संख्याएं जानेंगे बच्चों। तो देखिए आगे अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड, जिनका गुणनखंड स्वयं, स्वयं तथा एक के अलावा, एक के अलावा अन्य कोई संख्या, अन्य कोई संख्या नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है। हमने क्या बोला बच्चों? ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड स्वयं तथा एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होती। यदि मान लो जैसे सपोज दैट हमने 17 लिया, तो 17 को तोड़ने का प्रयास करोगे बच्चों तो 17 नहीं टूटेगा, 17 केवल एक से टूटेगा या कि फिर 17 से टूटेगा। तो मतलब 17 तो स्वयं कहला गया और एक कहला गया, तो एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी
संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संख्याएं तो अनंत होती हैं बच्चों, ठीक है ना। संख्याएं कैसी होती है? अनंत होती है। हमने आपको पैकड़ा संख्या पर और पूर्ण संख्याओं के बारे में स्टार्टिंग में जानकारी दे चुके थे, आप देख सकते हैं वहां जाकर के। तो जैसे आगे शुरुआत में हम बोल दें एक के बारे में, बेटा ना तो भाज्य बोलोगे ना अभाज्य बोलोगे। एक को ना भाज्य ना अभाज्य। तो फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2, हाँ 2 किसी से नहीं टूटता, 2 किसी के पहाड़ में नहीं आता, 2 स्वयं के पहाड़ में कि 1 के पहाड़ में आता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 टूट जाता है, 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 को नहीं बोल देना बच्चों, 9 टूटता है, 3 से टूटता है 9। 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 में चले जाइए, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इसी तरह से बच्चों ये भागती जाएंगी, ठीक है ना। संख्याएं तो अनंत होती है, तो इसी तरह से अभाज्य संख्याएं भी अनंत होती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थी अभाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो लिखते हैं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड स्वयं तथा एक के अलावा अन्य कोई संख्या हो तो वे संख्याएं या कि ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्याएं बोल देंगे? भाज्य संख्याएं बोल देंगे। अब इसमें आप जैसे लिखना चाहेंगे, जैसे में आ जाएगा बच्चों। आप जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 2, 3 तो आ ही चुका है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। इसी प्रकार से ये क्या होती जाएंगी? भागती जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से। और एक को हम यहाँ नोट करके लिखवाई देते हैं, ठीक है बच्चों, नोट करके लिखवाई देते हैं। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या मानी जाती है। एक को ना तो भाज्य बोल सकते हैं आप और ना ही अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। अब बात आती है सम विषम के बारे में बच्चों। आपकी किताब में सम विषम के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए हम सम संख्या की परिभाषा बता रहे हैं। सम संख्या, तो सम संख्या कैसी संख्या होती है बच्चों? ऐसी संख्या है जिसमें 2 से हम भाग करें ना तो पूर्ण रूप से भाग विभाजित हो जाए, वो मतलब पूरा भाग चला जाए, अशेष फल बिल्कुल न बचे, शेष फल 0 बचे अर्थात। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है अर्थात शेष फल 0 बचे तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं।
सम संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। जैसे में आप देखेंगे बच्चों, तो जैसे में आ जाएगा जीरो भी सम संख्या मानी जाएगी बच्चों, क्योंकि जीरो में आप किसी संख्या से भाग करोगे तो पूर्णतः ये कट जाएगा। तो जीरो हो गया। जीरो के बाद आप बोल सकते हैं दो के बाद चार के बाद छः के बाद आठ के बाद 10, ऐसे बढ़ती जाती है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे बढ़ती जाती है। एक बात और, जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ तक भाग करते रहेंगे, तो आपको केवल इतना ध्यान देना चाहिए कि संख्या के इकाई के अंक में यदि मान लीजिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वह संख्या जो होती है ना सम संख्या ही होती है, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आया बच्चों तो देखिए हम आपको बताते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कोई संख्या लिखा, यहाँ पास हमने लिख दिया 4 3 2 8 9 4 8। अब आप कहोगे सर जी हम इस संख्या में हम भाग करते रहें फिर बता पाएंगे कि ये जो है सम संख्या है कि नहीं है। तो नहीं बेटा, आपको केवल शुरुआत वाली संख्या देखनी है, मतलब इकाई वाली संख्या। कौन सी संख्या देखनी है? इकाई वाली संख्या। देखिए आप, तो शुरू में यदि सम संख्या है तो वह पूरी संख्या संख्या मानी जाती है, वह 2 से भाग चली जाएगी बच्चों, ठीक है ना। यदि मान लो यहाँ पास शुरुआत में आपने कोई विषम संख्या लिख दिया, मान लो 1 लिख दिया, तो यह विषम संख्या मानी जाएगी, पूरी संख्या विषम हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या। तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, यदि स्टार्टिंग में इकाई अंक में सम संख्या है तो वह पूरी संख्या सम संख्या मानी जाएगी, यदि स्टार्टिंग में विषम है तो वह विषम संख्या मानी जाती है। अब परिभाषा के मामले में ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है, अर्थात शेष पर शून्य बचे, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 0 2 4 6 8, आप इतना तो याद कर लीजिए, 0 2 4 6 8, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ से देखिए इकाई के अंक में 0 है तो ये देखिए हमने 0 बताया था, 2 है तो 2 हमने बताया था। तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको इकाई के अंक में देखना है केवल बच्चों। इकाई के अंक में यदि आपने देख लिया, इकाई के अंक में यदि सम संख्या है तो आप उसको सम बोल सकते हैं, यदि इकाई के अंक में सम संख्या नहीं है तो आप उसको विषम संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं विषम संख्या की परिभाषा में। तो देखेंगे बच्चों, विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात शेष फल एक बचे। शेष फल क्या बचे बच्चों? 1 बचे, तो वह संख्या विषम संख्या मानी जाती है। वह संख्या विषम संख्या मानी जाती है बच्चों, मानी जाती है। यदि मान लीजिए आप किसी संख्या में 2 से भाग करेंगे और वह पूर्णतः भाग नहीं गया, मतलब शेष फल वहाँ 1 बचेगा बच्चों। यदि 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो जब 1 बचेगा तो आप बोलेंगे कि वह विषम संख्या है। जैसे आप एक भी विषम संख्या है बच्चों, 1 के बाद 3 और एक अपसेंट करके 1 3 5 7 और 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इसी तरह से ये संख्या क्या होती जाएंगी बच्चों? बढ़ती जाएंगी। तो हमने बोला ना कि देखिए 1 3 5 7 9 किसी भी संख्या में यदि शुरुआत में आ जाए तो समझ लेना वह विषम संख्या है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद बच्चों। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों।